हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़ने से पहले हमें पॉपुलेशन और उसके थोड़े से एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो पॉपुलेशन क्या होगी, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, रैट्स हैं। तो किसी भी एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता है, बहुत सारी रैट्स की पॉपुलेशन, यानी कि बहुत सारी जो रैट्स हैं वो उस घर में रह रहे हैं। अब उस घर में जब वो रह रहे हैं तो उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, तो वो आपस में शेयर भी करेंगे। जब बढ़ते जाएगी उसकी पॉपुलेशन, ठीक है, रैट्स जो है वो अमाउंट में, नंबर में बढ़ते जाएंगे, तो वहां पे धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम के बाद रिसोर्सेज की कमी भी आएगी। अब रिसोर्सेज की जब कमी आएगी तो उससे क्या होगा, उनके अंदर आपस में कंपटीशन जो है वो भी आ जाएगा रैट्स में, है ना। तो क्या हो गया। और यहाँ पर एक और चीज है, वो एक ही स्पीशीज है, सिर्फ रैट्स की स्पीशीज है वहां पे। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। और यस, जब वो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं तो वो क्या कर पा रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो क्या होगी पॉपुलेशन, जैसे कि रैट्स की एक पॉपुलेशन जो एक प्लेस पे रह रही है, जो शेयर भी कर सकती है रिसोर्सेज को, कंपटीशन भी कर सकती है सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, और जो रिप्रोड्यूस भी कर सकती है, ठीक है। तो उसको हमने बोला पॉपुलेशन। रैट्स के बाद हम बैक्टीरिया की बात कर लें। बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो एक पेट्री प्लेट में जब ग्रो कर रही है तो वो भी क्या है, पॉपुलेशन है। बहुत सारे बैक्टीरिया की कॉलोनी पेट्री प्लेट में ग्रो कर गई, सेम स्पीशीज आ गई, ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो क्या होगा, इसको भी हमने पॉपुलेशन के अंदर ले लिया। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज है, प्लांट की बात करें, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एक ही स्पीशीज के ट्रीज हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टीक वुड ले लेते हैं। टीक वुड का जो ट्री है फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट है, क्या है, बहुत ज्यादा नंबर में है, यानी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, टी वुड की पॉपुलेशन हो गई। तो फिर क्या है पॉपुलेशन, डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल, चाहे वो टी वुड की थी, चाहे वो रैट्स की थी, चाहे बैक्टीरिया की थी, ठीक है। फाउंड इन अ जियोग्राफिकल एरिया, शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली इंटरप्रेट, उसको हमने बोल दिया पॉपुलेशन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट्स ले लो, ठीक है, चाहे वो रैट्स की पॉपुलेशन हम बात करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, जो किसी एक एरिया में रह रहे हैं, रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं उसके लिए उनमें कंपटीशन हो रहा है, और जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, चाहे प्लांट में असेक्सुअल हो, चाहे वो रैट्स वगैरह में सेक्सुअल मोड है, यानी वो रिप्रोडक्शन जो है कैपेबिलिटी रखते हैं रिप्रोडक्शन की। तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स लिए हमने। पहला तो है यहाँ पे लोटस प्लांट्स जो है, वो बहुत सारे लोटस प्लांट्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है, पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, तो ये इनकी पॉपुलेशन हो गई। ट्रीज का देख लिया, टीक वुड की पॉपुलेशन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। रैट्स जो है वो किसी एक ऐसे खाली घर में रह रहे हैं, वो भी उसकी पॉपुलेशन होगी। बैक्टीरिया के बारे में हमने देख लिया कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कैसे पेट्रिक प्लेट में ग्रो कर रही है, ओके। और यहाँ पर कॉर्मोनेंट्स जो बर्ड्स होते हैं, ये वेटलैंड में रह रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन। तो ये सारे जो आपके बुक्स में एग्जांपल दिए हैं वो हो गए, ओके, एनसीईआरटी के अंदर। तो ये हो गए आपके पॉपुलेशन के सारे एग्जांपल्स। ओके, तो अब जो है वो हम देखेंगे एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। अब एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन जो है उसमें तीन मेन एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब हो जाएगा कि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन की क्वालिटी, और हम कह सकते हैं पॉपुलेशन का गुण, उसी को हमने बोला एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। जिसमें मेन तीन एट्रीब्यूट्स हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन के। पहला आ गया बर्थ रेट, दूसरा आ गया डेथ रेट, और तीसरा आ गया सेक्स रेशियो। तो पहले हम बर्थ रेट और डेथ रेट को समझते हैं, ठीक है। बर्थ रेट क्या होगा कि बर्थ रेट से हम क्या समझते हैं कि जैसे बर्थ रेट, सो बर्थ रेट से हम क्या समझते हैं, इट रेफर्स टू पर कैपिटा, पर कैपिटा बर्थ रेट। ये तो इसकी डेफिनेशन मैंने बोल दी, लेकिन क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
प्रोड्यूस इन पर यूनिट टाइम, उसको हमने बोला पर कैपिटा बर्थ रेट। इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, ये हो गया आपका पर कैपिटा बर्थ रेट, यानी कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब नए आ रहे हैं पर यूनिट टाइम के अंदर, वो आ गया आपका पर कैपिटा बर्थ रेट में, और इसी को हमने बर्थ रेट बोल दिया। ओके, इसको आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक पॉन्ड है, इसमें 20 लोटस प्लांट थे पिछले साल लास्ट ईयर, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 नए प्लांट्स आ गए, उसमें ऐड हो गए। करंट पॉपुलेशन हो गई उसकी 28, हमसे पूछा है उसका बर्थ रेट। ठीक है, अब इसमें नए कितने आए थे, यानी जो नए आए हैं जिनका बर्थ हुआ है वो कितने हैं, 8। ओके, अब जो पिछली पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, 20 थी, लेकिन अभी टोटल जो नए को मिला के हो रही है वो कितनी हो रही है, 28। लेकिन हमसे पूछा है इन्होंने बर्थ रेट के बारे में, तो टोटल हम इसमें कितनी लेंगे, 20। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2/5 और आ जाएगा आपका बर्थ रेट दैट इज 0.4। तो ये निकल गया बर्थ रेट। यानी हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो थे वो चेंज हो गए एक जो पहली पॉपुलेशन थी उससे नेक्स्ट अगले साल में। जैसे लास्ट ईयर 20 थे, अब चेंजिंग नंबर जो थे उसमें 8 ऐड हो गए, तो उससे हमने उसका बर्थ रेट निकाल लिया जो नए ऐड हुए थे, तो कितना निकला, 0.4। तो ये आ गया आपका बर्थ रेट। अब इसी तरह से हम डेथ रेट भी समझ लेते हैं। डेथ रेट जो है, जैसे बर्थ रेट मैंने बताया वैसे ही बिल्कुल डेथ रेट हो गया। डेथ रेट क्या है कि per capita death rate, it refers to per capita death rate। ओके, अब per capita death rate क्या है, number of individual dies in per unit time, per capita death rate। ओके, अब यहाँ पर हो गया कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो डाई हो रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइज इन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। तो ये हो गया डेथ रेट। अब इसको भी हम एग्जांपल से समझ लें। देखो यहाँ पे जो रेट है वो हमें क्या शो कर रहा है, चेंज कितना हो रहा है, चाहे जो जिनकी डेथ हो रही है इंडिविजुअल्स की उससे भी पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, चाहे जो इंडिविजुअल्स है जिनका बर्थ हो रहा है उससे भी पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये डेथ रेट को हम कैसे बोलेंगे, पर कैपिटा डेथ रेट। क्या मतलब हुआ इसका कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो पर यूनिट टाइम के हिसाब से जो है वो जिनकी डेथ हो रही है। ओके, अब इसका भी एग्जांपल समझ लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ। जैसे कि इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, कितने हैं इसकी पॉपुलेशन, 40 फ्रूट फ्लाइज की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी है, 40, जिसमें से 4 इंडिविजुअल जो है वो इनकी डेथ हो रही है। तो कितने हैं, 4 इन नंबर, तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 जो है ये वीक में निकालना है हमें, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल से अ वीक, व्हाट इज इट्स डेथ रेट। यानी यहाँ पर जो डेथ का जो रेट है उसमें कितना चेंज आएगा, इतना चेंज आ गया। ये किसके अकॉर्डिंग बोला इन्होंने, वीक में। कई बार हमें मंथ भी दे सकते हैं, ईयर भी दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं। तो यानी कि ये इसका निकल गया डेथ रेट। ठीक है, यानी क्या था कि 4 इंडिविजुअल्स जो थे उनकी डेथ हो रही थी, टोटल कितनी थी, 40 थी, तो उसमें से हमने उसका डेथ रेट निकाल लिया। तो लास्ट एट्रीब्यूट है वो है सेक्स रेशो। अब देखो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का ना एक सेक्स होगा, या तो ये वो मेल होगा या फीमेल है। ठीक है, और हम इंटरसेक्स भी बोल सकते हैं, कई बार इंटरसेक्स भी हो सकता है। ठीक है, यानी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है और इंटरसेक्स भी हो सकता है। लेकिन जो पॉपुलेशन होती है उसका अपना एक सेक्स रेशो होता है। अब ये सेक्स रेशो से हम क्या समझ रहे हैं कि उस पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंटेज जो हैं वो मेल हैं और कितने परसेंटेज जो हैं वो फीमेल हैं, उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो। जैसे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो क्या दिया है कि 60% फीमेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है एक पॉपुलेशन में, और 40% जो है वो मेल्स प्रेजेंट है।
तो यहाँ पर हमें ये सेक्स रेशो के बारे में बताया कि किस तरह से एक पॉपुलेशन के अंदर परसेंटेज बताया है मेल और फीमेल का, उसको हमने बोल दिया सेक्स रेशो। तो ये जो था ये लास्ट एट्रीब्यूट था। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे एज पिरामिड के बारे में। एज पिरामिड क्या होता है? जैसे कि एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर अलग अलग एजेस के जो हैं वो लोग रहते हैं, जैसे न्यू बॉर्न्स हो गए, ओल्ड हो गए, ठीक है, और इसी तरह से अडल्ट हो गए। इनकी एज को क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। किस फॉर्म में? एक ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। एक ग्राफ कह लो या ज्योमेट्रिकल पैटर्न बोलो, इस तरह से इनकी एजेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, उसी को हम बोलते हैं एज पिरामिड। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं एज पिरामिड की क्या है। देखो, द मॉडल representing geometrically the proportion of different age group in the population of any organism is called age pyramid। जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस में क्या है? एक न्यूबॉर्न इंडिविजुअल्स होंगे, उसको हम किस में करेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कंसीडर कर देंगे। उससे एक ग्राफ बन गया, ठीक है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बन गया। यहाँ पे हमने प्री रिप्रोडक्टिव में रख दिया। उसके बाद जो थोड़े अडल्ट वाले आगे जो रिप्रोड्यूसिंग एज में है, उसको हमने रख दिया सेकेंड स्टेज में, यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने प्री यानी जो न्यूबॉर्न आ गए उनको रख दिया प्री रिप्रोड्यूसिंग एज में, और यहाँ पर जो है वो रिप्रोड्यूसिंग एज आ गई। और उसके बाद जो है वो सीनियर सिटीजन्स आ गए, यानी जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये आ गए पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में। ओके, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गए। तो इस तरह से जो है वो एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बन गया पिरामिड के फॉर्म में, और इसी को हमने बोला एज पिरामिड, जिसमें हम डिफरेंट एज के ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स को रख रहे हैं। तो यहाँ तो हमने ह्यूमंस का एग्जांपल लिया। अब यहाँ पर 3 टाइप के हम एज पिरामिड्स देखेंगे जो आपकी बुक में दिए हैं, जिसमें जो सबसे पहला पिरामिड आता है वो है एक्सपैंडिंग और ग्रोइंग पिरामिड, ठीक है। दूसरा जो है वो है स्टेबल पिरामिड, और तीसरा जो है वो डिक्लाइनिंग पिरामिड। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे 3 स्टेजेस हैं। पहली कौन सी? प्री रिप्रोडक्टिव एज, यानी जो न्यू बॉर्न्स ग्रोइंग इंडिविजुअल्स हैं वो आ गए इसके अंदर, ठीक है। ये येलो पोर्शन शो कर रहा है इन तीनों ही पिरामिड्स में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आ गए रिप्रोडक्टिव, यानी जो रिप्रोड्यूसिंग एज में है, के वो आ गए यहाँ पर। ब्लू वाले जो लाइन जो है, ब्लू जो पिरामिड का पोर्शन है, वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को शो करेगा, जो मोस्टली हम कह सकते हैं कि 15 से 48 ईयर्स तक जो है वो रिप्रोड्यूसिंग एज आ गई। उसके बाद आ गई पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आ गए, 50 से अबव वाले जो भी आ गए वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आ गए। तो इस तरह से ये एक पिरामिड बन रहा है। अब जिसमें हम सबसे पहले एक्सपैंडिंग की बात करेंगे कि एक्सपैंडिंग पिरामिड में क्या होता है। देखो, जो एक्सपैंडिंग पिरामिड होता है कुछ इस तरह का बनता है, एकदम ट्रायंगल शेप में। तो इसमें जो सबसे नीचे जो है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है, उसके बाद सेकंड नंबर पे रिप्रोडक्टिव, और तीसरे नंबर पे जो है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी जो प्री का कंटेंट है वो सबसे ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव का कंटेंट सबसे ज्यादा है, और रिप्रोडक्टिव जो है वो एवरेज है, थोड़ा कम, और सबसे कम जो है वो पोस्ट का है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। ये तीनों, तो इसका मतलब क्या है? जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं वो सबसे ज्यादा है इसमें, रिप्रोडक्टिव जो है उससे थोड़े कम है, और पोस्ट जो है वो सबसे कम है। तो इस तरह से ये वाला जो पिरामिड बन रहा है, ये कैसा बन रहा है? ग्रोइंग हम इसको बोलेंगे, ग्रोइंग पिरामिड, एक्सपैंडिंग पिरामिड, ठीक है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? पिरामिड विद अ ब्रॉड बेस। इसका जो बेस है वो कैसा है? ब्रॉड है। क्यों? क्योंकि इसमें प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो सबसे ज्यादा है। और ये जो ग्राफ होता है, यानी ये वाला जो पॉपुलेशन होती है एज पिरामिड की, कौन सी एग्जांपल क्या होगा इसका? कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी इसमें? डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया। इंडिया में प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो इसका एग्जांपल आ जाएंगी। यानी इंडिया जो है आपका, अफ्रीका, ये सब डेवलपिंग नेशंस हैं, तो इनमें जो है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो सबसे ज्यादा है। इसीलिए इनका जो ग्राफ है वो कैसा आ रहा है? एक्सपैंडिंग एज पिरामिड है ये। ओके, और ध्यान रखना, इसको ब्रॉड बेस एज पिरामिड भी बोलते हैं। इसको ग्रोइंग पिरामिड बोल सकते हैं, एक्सपैंडिंग पिरामिड बोल सकते हैं, इसको ब्रॉड बेस पिरामिड बोल सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? डेवलपिंग कंट्री। अब जो दूसरा पिरामिड है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेबल पिरामिड। स्टेबल पिरामिड बोल सकते हैं हम इसको, बेल शेप्ड पिरामिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वो बेल जैसा है,
ठीक है, तो कुछ इसका शेप इस तरह का होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये इसकी पोस्ट फेज आ गई, यहाँ पर इसकी रिप्रोडक्टिव आ गई और यहाँ पर इसकी प्री रिप्रोडक्टिव मान लो। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव एज आ गई और ये आ गई इसकी प्री रिप्रोडक्टिव। ओके, तो इसका जो शेप है वो बेल जैसा, इसलिए इसको हम बेल शेप बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो रिप्रोडक्टिव है और जो प्री रिप्रोडक्टिव है, इन दोनों का जो मतलब अमाउंट होगा वो लगभग इक्वल हो, यानी ये इक्वल प्रोपोर्शंस में होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रोइंग इंडिविजुअल्स जो हैं और रिप्रोडक्टिव एज में जो इंडिविजुअल्स होंगे वो इक्वल नंबर में ही होंगे, ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। लेकिन जो सबसे कम अमाउंट होगा वो किसका होगा, पोस्ट का होगा, ये सबसे कम होंगे, लेस इन नंबर। ओके, इसलिए हम इसको बेल शेप बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर जो है वो ये वाला पिरामिड, यानी कि जो स्टेबल पिरामिड है और बेल शेप्ड पिरामिड है वो पाया जाता है। यानी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज, अमेरिका वगैरह जो है, इन सब में यही पिरामिड होता है, जिसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का जो अमाउंट है, जो लेवल है, वो लगभग इक्वल होगा और पोस्ट का जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पिरामिड हो गया। अब जो तीसरा पिरामिड आएगा उसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग और अर्न शेप पिरामिड। ठीक है, इसको हम अर्न शेप पिरामिड भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप जो होता है वो कुछ इस टाइप का होगा, अर्न शेप, जिसमें क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव एज है वो सबसे कम नंबर में है, जो रिप्रोडक्टिव एज है वो से ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो है वो पोस्ट है, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सबसे ज्यादा हैं, प्रोडक्टिव से थोड़े कम, और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है वो सबसे कम है। तो इस पॉपुलेशन कैसी हो रही है, यहाँ पे डिक्लाइनिंग, बढ़ नहीं रही है वो। ठीक है, तो ये पिरामिड का एग्जाम्पल क्या होगा, जापान। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, जापान में जो है वो इस तरह की पॉपुलेशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो सीनियर सिटीजन है और सबसे कम जो है वो ग्रोइंग पॉपुलेशन और न्यू इंडिविजुअल्स है। इस तरह से ये पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है। एग्जाम्पल ध्यान रखना इसका, जापान में। ओके, सो अब बात करेंगे पॉपुलेशन साइज के बारे में। पॉपुलेशन साइज जो है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक एरिया में प्रेजेंट है। ठीक है, सो यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक एरिया में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया में जो प्रेजेंट होते हैं, इसको हमने बोल दिया पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है और जिसको हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन साइज है, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ओके, दूसरी चीज क्या आएगी कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है या फिर उसका हम बोल रहे हैं साइज है, वो किसी भी हैबिटेट का ग्रोथ स्टेटस भी बताता है। कैसे बताता है, देखते हैं। सपोज एक मेरे पास एरिया है जिसमें 50 इंसेक्ट्स प्रेजेंट है, वहीं पे एक एरिया है जिसमें 500 इंसेक्ट है। मैं मान के चल रही हूँ इन दोनों ही एरिया का साइज जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस है, एक में सिर्फ 50 इंसेक्ट है और एक में 500 इंसेक्ट्स है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसमें 50 इंसेक्ट है वहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं और स्पेस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। और जिसके अंदर 500 इंसेक्ट्स हैं वहां पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ओके, और कंपटीशन बहुत हाई होगा। तो यहाँ मुझे क्या पता लग रहा है, इस हैबिटेट के बारे में पता लग रहा है, दोनों हैबिटेट के बारे में। ठीक है, कि पॉपुलेशन का साइज जो है, ओके, वो कहीं ना कहीं हैबिटेट के ऊपर भी इम्पैक्ट डालता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो हैबिटेट जो होगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा क्राउडेड होगा, रिसोर्सेज जो है वो कम होंगे, कंपटीशन उतना हाई होगा। अगर क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कम है तो वहां पे उस हैबिटेट में जो है वो रिसोर्सेज काफी ज्यादा होंगे, कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। एक बात तो ये पता चल रही है। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं इससे, कि पॉपुलेशन जो है वो लो भी हो सकती है, कम से कम भी हो सकती है, और पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है साइबेरियन क्रेन्स के बारे में। साइबेरियन क्रेन्स जो रहते हैं वो किस तरह से भरतपुर में आते हैं और उनका नंबर जो है वो 10 से भी कम होता है। एक तो एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है क्लामाइडोमोनास के बारे में। ठीक है, तो क्लामाइडोमोनास का दिया हुआ है, इसमें क्या बताया कि इनका जो नंबर है वो मिलियंस में होता है। इससे हमें पता लग रहा है कि पॉपुलेशन लो से लो भी हो सकती है और हाई से हाई भी हो सकती है। एक तो ये हो गया। अब और थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, जिसमें
एक हम लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल पार्थेनियम प्लांट्स और बनियान ट्री का, ठीक है। अब मैं मान के चल रही हूँ एक बड़ा सा बनियान ट्री है, ठीक है, और यहाँ नीचे मेरे पास पार्थेनियम प्लांट्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं नंबर के हिसाब से देखूं, यहाँ पर 200 पार्थेनियम प्लांट्स है मेरे पास और एक बनियान ट्री है, ये सिर्फ एक है और ये 200 है, तो नंबर तो इसका बहुत ज्यादा है, यानी इसकी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा और इसकी सिर्फ एक है। लेकिन अगर मैं मास देखूं तो इसका मास जो है वो इससे बहुत ज्यादा है इन प्लांट से। तो कई बार यानी जो बायोमास है वो इस ट्री का बहुत ज्यादा है। तो कई बार क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी में नंबर से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो बायोमास आ जाता है। अगर बायोमास जो है वो ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी में मेन फैक्टर जो कंसीडर करेंगे वो है बायोमास, ठीक है। ये चीज हो गई। ओके, तो अब जो एग्जांपल लेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी में वो लेंगे बैक्टीरियल कल्चर का। अब बैक्टीरियल कल्चर में बहुत सारी कॉलोनीज होती हैं बैक्टीरिया की, एक एक कॉलोनी को तो काउंट करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट की जो कॉलोनीज होती हैं उसको हम पूरी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। उससे हमें क्या लगेगा, एक अंदाजा लग जाएगा कि इस पूरी प्लेट में कितनी कॉलोनीज होंगी। अगर हमें एक में पता लग जाएंगी, जैसे मान लो हमें पता लग गई इसके अंदर जो है वो 30 कॉलोनीज है, तो नेक्स्ट में भी हम इतनी ही समझेंगे और उसके अगले में भी हम इतनी ही समझेंगे और इतनी, यानी सब में हम 30-30 मान के चलेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमें पूरी जो बैटरी प्लेट होगी बैक्टीरियल कल्चर की उसकी कॉलोनीज पता लग जाएंगी। तो इस तरह के मेजर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव मेजर। ओके, तो यानी यहाँ पर पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट करने का एक जो वे है वो क्या है, रिलेटिव मेजर। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज होगी यानी उसका नंबर बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे हम रिलेटिव मेजर करते हैं यानी एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बैक्टीरियल कल्चर का एग्जांपल। अब दूसरा जो हम इसमें देखेंगे वो है फिश के बारे में, कि जैसे एक फिश है लेक, जैसे फिश लेक्स में प्रेजेंट होती है, हमें जानना है कि इस लेक में कितनी फिशेज होंगी। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रैप में हमारे पास कितनी फिशेज आ रही है, मान लो फर्स्ट ट्रैप में 10 फिशेज आ रही हैं, सेकंड ट्रैप में 8 फिशेज आ रही है, तो हम एक एस्टिमेट अंदाजा लगा लेंगे कि हर ट्रैप में जो है वो लगभग एवरेज ऑन एन एवरेज इतनी ही फिशेज आएंगे, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा कि इस लेक के अंदर जो है वो इतनी टोटल फिशेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह का जो मेजर होता है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मेजर। तो यहाँ पर हमने जो पॉपुलेशन डेंसिटी में देखा वो क्या था कि पॉपुलेशन का जो साइज है यानी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम एब्सोल्यूट वे में भी, यानी अगर पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है काउंटेबल है तो एब्सोल्यूट एग्जैक्ट अमाउंट भी हमें पता लग सकता है। नहीं तो दूसरा तरीका हमने देखा बायोमास जो है वो भी एक तरीका देखा जिससे हम पॉपुलेशन की डेंसिटी को चेक कर रहे हैं। और तीसरा हमने क्या देखा, रिलेटिव मेजर, ये किस तरह से रिलेटिव मेजर यानी एस्टिमेट करके भी हम एक पॉपुलेशन को जो है वो चेक कर सकते हैं, इस यहाँ पर उसके साइज को पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया, ठीक है। एग्जांपल पार्थेनियम प्लांट्स और बनियान ट्री का लिया था। तीसरा हमने यहाँ पे बैक्टीरिया का देखा पेट्री डिश में, फिश का लेक में, और एक था यहाँ पे टाइगर का, कि टाइगर की पॉपुलेशन को हम कैसे चेक करते हैं किसी भी एक फॉरेस्ट में, उनके पग मार्क्स के थ्रू। उनको पकड़ पकड़ के हम चेक नहीं करेंगे, हम उनके पग मार्क्स को कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि इस फॉरेस्ट के अंदर लगभग इतने टाइगर हैं। और उसके फीकल मैटर के थ्रू भी हम उनको चेक कर सकते हैं, यानी फीकल पैलेट्स जो होते हैं उनके, उसके थ्रू भी जो है वो हम टाइगर की पॉपुलेशन का अंदाजा एक फॉरेस्ट में लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आज ही आपका पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।